हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला। दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को एक बार फिर से कि हम लोग डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और कोर्स ये हमने लॉन्च किया था। काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हम लोग का होने वाला है सिलेबस पूरा। विज्ञान की क्लास हम स्टार्ट कर दिए हैं, तीसरी क्लास आज है। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन भी दबा दिया करें। इसके अलावा हम लोग बीटीसी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं फ्री में दोस्तों। और हम लोग बाल विकास सुबह पढ़ रहे हैं उसको, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको लिंक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल मेरा DLED_ पाठशाला। ज्वाइन करें यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। नया चैप्टर क्या है? दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। समझे? दाब मतलब आपका प्रेशर, वैज्ञानिक यंत्र मतलब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना दोस्तों। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 2, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। कल वाली क्लास में हमने देखा था, केवल क्वेश्चंस आंसर देखे थे। कुछ क्वेश्चंस थे, उसका आंसर हम लोगों ने देखा था। जैसे ऊर्ट की संरचना, मरुस्थलीय जीवन के अनुकूलन कैसे है, तूफान का जहाज किसे कहते हैं, एलपीजी गैस की रिसाव का पत्ता कैसे चलता है, गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है, रेल की पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों होती है, पॉलिथीन के उपयोग क्यों होते हैं, फ्यूज क्या होता है, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, कैंची किस प्रकार इसका उत्तोलक है, रॉकेट कैसे उड़ता है, दूरस्थ शिक्षा का संचार माध्यम, प्रतिजैविक औषधि मतलब एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन क्या होता है, एजुसेट क्या है, घड़े में रखा पानी ठंडा कैसे होता है। ये सारी चीजें हमने कल के क्लासेस में पढ़ी थी, समझे दोस्तों। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र मतलब प्रेशर। प्रेशर हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं दाब क्या होता है, प्रेशर। ठीक है दोस्तों। तो दाब मतलब प्रेशर, जब किसी सतह मतलब सरफेस पर लंबवत मतलब स्ट्रेट बल्ब मतलब फोर्स लगाया जाता है तो उसे दाब में यानी प्रेशर कहते हैं। तो जब किसी सतह पे, जब कोई भी सतह है उस पे आप लंबवत मतलब स्ट्रेट बल लगा रहे हैं, एक स्ट्रेट बल लगा रहे हैं, फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या होता है? तो उसे ही दाब कहते हैं, उसी को प्रेशर कहते हैं दोस्तों। मतलब सरल भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो ए का एक क्षेत्रफल मतलब यूनिट एरिया। यूनिट एरिया आपने पढ़ा होगा ना गणित में, मैथ्स में। तो यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को दाब कहते हैं। एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसी को दाब कहा जाता है, मतलब प्रेशर कहा जाता है। उदाहरण, आइए एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं। कील जैसे नेल, कील जो होती है काटी जिसको कहते हैं, का निचला हिस्सा नुकीला बनाया जाता है ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाए। क्षेत्रफल उसका कम हो जाए, इसलिए उसका जो निचला हिस्सा होता है नुकीला हिस्सा, वो नुकीला बनाया जाता है निचला वाला, और वह ज्यादा दबाव डाल सके। और जब वो क्षेत्रफल कम हो जाता है तो ज्यादा दबाव डाल सकता है वो। समझे दोस्तों। इससे कील आसानी से लकड़ी में घुस जाती है। इससे क्या होता है? इससे जो कील जो होती है वो आसानी से घुस जाती है लकड़ी के अंदर। तो दाब का दोस्तों पढ़ रहे थे, जब किसी सतह पर लंबवत स्ट्रेट बल लगाया जाता है तो उसे दाब प्रेशर कहते हैं। सरल भाषा में अगर हमको बोलना है तो एक क्षेत्रफल मतलब यूनिट एरिया पर लगने वाला बल फोर्स ही दाब आपका दाब प्रेशर कहलाता है। उदाहरण, जैसे कील का निचला हिस्सा नुकीला होता है ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाए, और कम क्षेत्रफल होगा तो आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा की वजह से आपकी लकड़ी में कांटी घुस जाएगी, कील घुस जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हम लोग पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर में। फिर से हम लोग देखते हैं वायुमंडल में भी प्रेशर होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसे वायुमंडल कहते हैं। समझे? उसी को वायुमंडल कहते हैं। और उसी वायुमंडल में जो प्रेशर आता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब क्या है? वायुमंडल की वायु का जो भार पृथ्वी की सतह पर पड़ता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब वायुमंडल, जी हाँ दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब जो था, वायुमंडल की वायु का जो भार पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, पृथ्वी जो है पृथ्वी की सतह है, तो वायुमंडल का जो ढेर सारी वायु है उसका जो भार है, उसका जो प्रेशर है, फोर्स जो है वो भी पड़ेगा आपकी पृथ्वी की सतह पर, तो उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं दोस्तों। इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? वायु दाब इज इक्वल टू वायु स्तंभ का भार डिवाइड बाई क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। मतलब ये आपका न्यूटन में होता है, वायु स्तंभ का भार न्यूटन, न्यूटन बाई क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर होता है, एरिया हो गया। ठीक है। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों।
तो एसआई यूनिट आपकी इसकी क्या होती है, पास्कल। पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। समझे दोस्तों। तो वायुमंडलीय दाब हम लोग पढ़ लिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है, वायु दाब मापने के यंत्र क्या होते हैं। अब दो तरीके के यंत्र होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मापते हैं, मतलब मेजर करते हैं वायु दाब को। पहला होता है, एक होता है 14 बैरोमीटर, दूसरा होता है एनीड्रॉइड बैरोमीटर। ये क्या होता है, ये घड़ी की तरह दिखता है। ये क्या होता है, ये घड़ी की तरह दिखता है एनीड्रॉइड जो है, ठीक है। ये घड़ी की तरह दिखता है, इसमें द्रव लिक्विड नहीं होता और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। समझे। तो आपका एनीड्रॉइड जो बैरोमीटर है, ठीक है, इसमें ये क्या होता है, ये घड़ी की तरह होता है दोस्तों, घड़ी की तरह होता है। इसमें कोई द्रव नहीं होता, कोई लिक्विड नहीं होता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक, आते हैं हम लोग आगे की तरफ। ऊंचाई के अनुसार वायु दाब में परिवर्तन। ठीक, ऊंचाई के अनुसार वायु दाब में परिवर्तन क्या क्या होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब घटता है। ठीक, जैसे जैसे ऊंचाई आपकी बढ़ती है, आप जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे ऊपर, वैसे 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 आपका वायु दाब जो होगा वो घटता जाता है। समझे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे आप क्या बोलते हैं, आप गए पहाड़ी वाले इलाके में, तो पहाड़ी वाला इलाका जो है आपका, पहाड़ वगैरह, नेपाल आप चले गए, तो आपको क्या होगा, वहां ऊपर जाएंगे तो आप माउंट एवरेस्ट की तरफ, तो आप हाइट, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एकदम लो हो जाएगा, आपका वायु घटता जाएगा। ठीक है, तो लगभग हर 110 मीटर ऊपर जाने पर, 110 मीटर हर 110 मीटर ऊपर जाने पर वायु दाब 1 सेमी पारे के बराबर घटता है। समझे। तो 110 हर 110 आपने ऊपर गए 110 मीटर, तो आपका 1 सेमी पारा मर्क्यूरी के बराबर घट जाएगा। फिर आप 110 मीटर आप गए ऊपर, तो आपका 1 सेमी पारे के बराबर घटता जाएगा प्रेशर जो है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसी तरीके से उदाहरण जैसे नैनीताल की ऊंचाई जो है आपके लगभग 1800 मीटर है, 1800 मीटर ऊंचाई है, वहां वायु दाब केवल 60 सेमी पारे के बराबर होता है। समझे, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 60 सेमी पारे है। तो यही था कि ऊंचाई के बढ़ने, ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु दाब घटता रहता है। ये इक्वेशन है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग आगे चलते हैं कि वायु दाब के उपयोग क्या होते हैं। यूजेस ऑफ एयर प्रेशर, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम। वायु दाब तो होता ही है, एयर प्रेशर होता है, तो एयर प्रेशर का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने दैनिक जीवन में। तो उसी चीज को आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जल पंप, जो वाटर पंप होता है, उसमें एयर प्रेशर का काम आता है। साइकिल का जो पंप होता है जिसे हवा भरते हैं टायर में, उसमें भी एयर प्रेशर का काम आता है। फुटबॉल फुलाने वाला जो पंप होता है उसमें भी एयर प्रेशर वाला काम है। इन सबकी क्रिया वायु दाब एयर प्रेशर पर आधारित होती है। ये सभी एयर प्रेशर पर आधारित होते हैं। इन सभी का काम एयर प्रेशर वायु दाब के पर आधारित होता है। समझे दोस्तों। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल, ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में बुओयंट फोर्स भी कहते हैं। तो जब कोई वस्तु पानी या किसी द्रव में डाली जाती है, जब कोई वस्तु है वो पानी या किसी भी द्रव में डाली जाती है, तो उस पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है। तो उस पर क्या होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक एक फोर्स लगता है, जैसे ये है। ठीक, तो इसके ऊपर आपको नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, बल लगता है, जिसे उत्प्लावन कहते हैं। समझे। उदाहरण, खाली प्लास्टिक की डिब्बी पानी में डालने पर ऊपर की ओर तैरती है क्योंकि उस पर उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है दोस्तों, खाली प्लास्टिक की जो डिब्बी होती है, जब डिब्बी जो है प्लास्टिक की, अगर वो खाली है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ तैरती रहती है पानी में डूबती नहीं है। क्यों, क्योंकि उस पर उत्प्लावन बल लगता है। ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे हो गया नाव हो गया, जहाज हो गया, गुब्बारा हो गया, ये सब में यह बल काम करता है। ये सब बल जो है वो काम करते हैं। तो इसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो उत्प्लावन बल जिसका ज्यादा होगा वो चीज तैरेगी, अगर उत्प्लावन बल कम है तो वो डूब जाएगी उसमें वस्तु के भार से। ठीक, अगर जैसे इस चीज का मान लीजिए ये नाव है, ठीक, नाव का वेट जो है, नाव का जो भार है वो ज्यादा है। ठीक, मान लीजिए नाव का भार जो है वो ए है और ये आपका जो उत्प्लावन बल है वो आपका बी है। तो अगर ए बी से ज्यादा है तो क्या होगा, डूब जाएगी नाव। लेकिन अगर बी ए से ज्यादा है तो तैरेगी ऊपर सतह पे। ठीक, तो वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं, आइए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्यों तैरती हैं क्यों डूबती हैं। तो वस्तुओं का जो भार होता है वो डब्ल्यू है। ठीक, उत्प्लावन बल जो होता है वो एफ है। अब जो वस्तु तैर रही है, जैसे मान लीजिए डिब्बी है, ये पानी है आपका, ये पानी के ऊपर तैर रही है। क्यों तैर रही है, क्योंकि इस पे एक उत्प्लावन बल लग रहा है, एफ बी लग रहा है,
और यहाँ पे इसका जो वेट है, इसका वेट W है, तो ये इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ। तो यदि W आपका बड़ा है, अगर जो इसका वेट है, उसका भार है वस्तु का, वो अगर बड़ा है आपके FB से, मतलब उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या है, आपकी जो डिब्बी है वो डूब जाएगी। ठीक, यदि W बराबर है FB के, तो वस्तु पानी में पूरी डूबी रहेगी, वस्तु क्या होगी, पानी इसमें पूरी डूबी रहेगी। और यदि W जो है आपका वो FB के से कम है, तो वस्तु तैरने लगेगी। और ठीक है, तो वस्तु तैरने लगती है और आंशिक रूप से डूबी रहेगी। ठीक, तो आपका जो किस चीज पे डिपेंड होता है, किस चीज पे आपके क्या कारक होते हैं उस चीज के होने से, तो वस्तुएं अगर तैरती है या डूबती है तो उसकी क्यों क्या वजह होती है, वस्तु का भार होता है और उत्प्लावन बल होता है जो FB होता है। FB जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है और वेट जो है वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। और यदि W जो है वो FB से बड़ा है तो वस्तु डूब जाती है। यदि W बराबर FB है तो वस्तु पानी में पूरी डूबी रहेगी। और यदि W छोटा है FB से तो वस्तु क्या होती है, तैरने लगेगी या आंशिक रूप से डूबी रहेगी। ठीक है, आते हैं हम लोग नौवा चीज में, क्या है हम लोग पढ़ेंगे। नौवा चीज है प्लावन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, प्लावन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का भार, अगर किसी वस्तु का भार है उस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, तो वह वस्तु पानी की सतह पर तैरती है। समझे, जब किसी वस्तु का जो भार है उस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, तो वह वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहती है। इसी को कहते हैं प्लावन का सिद्धांत। समझे दोस्तों, क्या समझे आप लोग। तो यदि किसी वस्तु का जो भार है उस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, तो वह वस्तु पानी की सतह पर तैरती है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं दोस्तों। आइए फिर इसी बात पे हम लोग आगे चलते हैं। घनत्व हम पढ़ते हैं, मतलब डेंसिटी। आपने पढ़ी होगी ना डेंसिटी, छोटे बच्चों में, जब आप छोटे बच्चे थे तो घनत्व आपने पढ़ा होगा। आइए हम उसको फिर से पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। ठीक, रो है इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक, मतलब मास मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब आयतन। उदाहरण, अगर जल है, जल का घनत्व क्या है 1000। ठीक, पारा मरकरी का घनत्व क्या है 13600। ठीक, अगर कोई वस्तु द्रव से ज्यादा घनत्व रखती है, अगर कोई वस्तु है वो द्रव से ज्यादा घनत्व रखती है तो वो डूब जाएगी। ठीक है, डेंसिटी का उपयोग यहाँ भी होता है। अगर जैसे कोई वस्तु है उसका जो घनत्व है वो घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है अगर, तो वो डूब जाएगी। अगर घनत्व बराबर है तो वो वस्तु पूरी तरह डूबी रहती है। अगर घनत्व कम हो जाता है तो वस्तु तैरती रहती है। समझे दोस्तों, तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी का भी रोल होता है, डेंसिटी का भी फर्क पड़ता है। डेंसिटी जैसे आपकी अगर कोई वस्तु द्रव से ज्यादा घनत्व रखती है तो वह डूब जाती है। अगर घनत्व बराबर है तो वह पूरी तरह डूबी रहती है। अगर घनत्व कम है तो वो वस्तु तैरती रहती है। समझे दोस्तों, तो द्रव द्वारा दाब प्रेशर जो होता है, द्रव द्वारा दाब प्रेशर मतलब लिक्विड प्रेशर। द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। द्रव क्या होता है, सभी दिशाओं में दाब डालता है, प्रेशर लगाता है। ठीक, बर्तन की दीवारों पर भी क्षैतिज मतलब साइड्स दिशा में दाब पड़ता है। अब कोई बर्तन है आपका, इसमें पानी है तो ये इसमें भी लिक्विड प्रेशर होता है, द्रव द्वारा दाब रहता है। ठीक है, तो अब इसकी जो तीनों तरफ की इसकी दीवारें हैं, बर्तन की दीवारों पर भी, साइड्स पे भी आपके दिशा पर द्रव दाब पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है। तो इन सब पे भी प्रेशर पड़ता है, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक, इधर भी उधर भी। तो ये सारे आपके द्रव द्वारा दाब में आते हैं, लिक्विड प्रेशर में। आइए हम अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे गुब्बारा हो गया। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है जो हवा से हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर की तरफ उड़ता है। कैंची क्या है, यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें बल के सिरे पर भार दूसरे सिरे पर और आलम बीच में होता है। एक पैर से खड़े होने से ज्यादा दाब लगता है क्योंकि सतह पर क्षेत्रफल कम होता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी आप एक पैर पे खड़े होते हैं तो क्या होता है, ज्यादा ताप लगता है, ज्यादा प्रेशर लगता है। क्यों, क्योंकि सतह पर क्षेत्रफल, जो जमीन पे क्षेत्रफल है वो कम हो गया है आपका, तो कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, दाब ज्यादा लग रहा है। ये सारे अन्य उदाहरण थे। समझे दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। चैप्टर था हम लोग का दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा दाब क्या होता है, जब किसी एक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही दाब कहते हैं। वायुमंडल हमने पढ़ा, वायुमंडलीय दाब हमने पढ़ा। वायुमंडल की वायु पर जो भार पृथ्वी की सतह पर पड़ता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि दो तरीके के आपके मापन के यंत्र होते हैं, 14 और एन्यूरॉइड बैरोमीटर।
जो एनोराइड बैरोमीटर होता है यह घड़ी की तरह होता है, इसमें द्रव नहीं होता, कोई लिक्विड नहीं होता, इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार वायु दाब में परिवर्तन क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ ऊपर जाते हैं, 110 मीटर हम ऊपर जाते हैं तो 1 सेमी 12 नीचे हो जाता है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा क्या दोस्तों, वायु दाब के उपयोग क्या होते हैं, क्या उपयोग होता है, जैसे जल पंप में, साइकिल पंप में, फुटबॉल में, इन सभी में आपका वायु दाब का इस्तेमाल होता है। फिर हमने पढ़ा उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स। फिर हमने पढ़ा उसके आगे वस्तुएं तैरती या डूबती कैसी हैं, तो W जो है उत्प्लावन बल होता है और वस्तु का भार होता है। अगर आपकी वस्तु का भार कम है उत्प्लावन से तो वस्तु तैरने लगेगी और आंशिक रूप से डूबी रहेगी। प्लावन का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, जब किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वह वस्तु पानी की सतह पर तैरती है। फिर हमने पढ़ा घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। ठीक, एम क्या होता है, द्रव्यमान मतलब मास, वी क्या होता है, आयतन मतलब वॉल्यूम। जैसे उदाहरण क्या है, जल का घनत्व आपका 1000 है होता है। ठीक, मरक्यूरी का क्या होता है घनत्व, डेंसिटी 13600। तो अगर कोई वस्तु है, वस्तु का द्रव से ज्यादा, अगर कोई वस्तु द्रव से ज्यादा घनत्व रखती है तो वह डूब जाती है। अगर किसी वस्तु का डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो पानी, अगर पानी में जैसे नाव है, ठीक है, अब पानी की जो डेंसिटी है और नाव की जो डेंसिटी है, ठीक है, अगर नाव की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है पानी की डेंसिटी से तो नाव डूब जाएगी, अगर कम है तो उसके ऊपर तैरेगी, यही चीज है। ठीक दोस्तों, फिर हमने पढ़ा द्रव द्वारा दाब मतलब लिक्विड प्रेशर क्या होता है। लिक्विड में अगर आप लिक्विड किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसकी दीवारों पे, उसके साइड्स पे दाब पड़ता है, उसी को लिक्विड प्रेशर कहते हैं। अन्य उदाहरण हमने देख लिया कुछ, जैसे गुब्बारा हो गया, कैंची हो गया। एक पैर पे खड़े होने पे ज्यादा दाब लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। समझे दोस्तों, आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। दाब बराबर बल भागा क्षेत्रफल होता है, समझे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ठीक, फिर हम आते हैं आगे की तरफ। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। वायु दाब इज इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वायु का भार डिवाइड बाई क्षेत्रफल, वही सेम फॉर्मूला। ठीक, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता है, ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे वायु दाब घटता जाता है। उत्प्लावन बल क्या होता है, वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। समझे दोस्तों, प्लावन सिद्धांत क्या होता है, फ्लोटिंग वाला। वस्तु तैरती है जब उसका भार बराबर हटाए गए द्रव का भार होता है। वस्तु कब तैरती है, जब उसका जो भार है वो बराबर हो हटाए गए द्रव का भार से, तब आपका वो जो वस्तु है वो तैरती है, उसी को प्लावन सिद्धांत कहते हैं। ठीक, फिर आता है घनत्व मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन। ठीक, घनत्व ज्यादा अगर रहती है तो वस्तु डूबती है, घनत्व कम रहती है तो वस्तु तैरती है। समझे दोस्तों, कैसी जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। समझ में आया, बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया आज का लेक्चर। देखो शॉर्ट्स नोट्स से अगर आप पढ़ लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। तो दोस्तों कैसा रहा ये हम लोग का लेक्चर। आज हम लोगों ने चैप्टर 2 लगभग कंप्लीट कर लिया है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ जी, तो आज हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चैप्टर 2 हम लोग का हो गया है क्लास 3rd में। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी दबा दिया करें। कमेंट करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक अगर आपको नोट्स चाहिए रहा करे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह के बाल विकास पढ़ते हैं और उसके बाद से शैक्षिक मूल्यांकन का सब्जेक्ट हम लोग का चलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बाल विकास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।